जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। जी हाँ, हिंदू धर्म में कितने सुधार किए गए, किस प्रकार से किए गए, कितने आंदोलन लाए गए, किसने किस तरह के प्रयास किए, सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डीपली बात की थी। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है ध्यानपूर्वक देखेंगे, पुराने कई वीडियोज आ चुके हैं, आप लोग जाकर उन्हें देखिएगा। क्रमवार सीरीज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। पहले आप लोग समझिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी, वो समय कौन सा रहा होगा जब सभी धर्मों में सुधार की आवश्यकता पड़ रही थी और प्रत्येक धर्म में सुधार करने का पर्पज क्या एक ही था, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए होता क्या है, भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा था, धीरे धीरे यहाँ पर पुनर्जागरण काल आया। होता क्या है कि भारतवर्ष में जब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में व्याप्त सभी धर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरीतियाँ ही उनके द्वारा दिखाई गई, अच्छी चीज़ों को दबा दिया गया और ब्रिटिशर्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। तो काफ़ी हद तक वे सक्सेस भी रहे, क्योंकि उन्होंने नीतियां ऐसी लाई और कुछ हद तक ऐसा हुआ कि कुछ लोग हमारे यहाँ के ऐसे निकल के आए प्रत्येक धर्म से, जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित वर्ग था, उन्होंने अपने धर्म में सुधार की बात की। सुधार का मतलब है कुरीतियों को दूर करना और अच्छाइयों को लेना और अच्छाइयों को दिखाना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। इसी को हम लोग नव जागरण काल भी कह सकते हैं। तो यदि हम लोग बात करें मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की, तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए। अलीगढ़ आंदोलन हो गया, अहमदिया, वहाबी, साथ ही साथ देवबंद आंदोलन। और इनका उद्देश्य क्या क्या था, देखिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लूंगा आपका और सारे पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। देखिए प्रत्येक धर्म में उस समय जो सुधार किए जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि लोग भारत की सभ्यता को समझें, भारत की प्राचीनता को समझें और उसकी उपयोगिता को लेकर अपने मानव धर्म का पालन करते हुए हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने का प्रयास करें। ऐसा पर्पज रहा होगा प्रत्येक धर्म का, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसे मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है, चाहे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हो, उसमें कुछ ऐसे भी आंदोलन चलाए गए जो केवल धर्म को ही वरीयता दिए, सांप्रदायिक आंदोलन कहलाए और वे आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसे आप लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें आप कुछ अपवाद भी देखेंगे। ऐसे आंदोलन आएंगे जो केवल राष्ट्रवादी आंदोलन ना होकर सांप्रदायिक आंदोलन हो गए, बाद में उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन का दर्जा भी नहीं दिया गया। सांप्रदायिक आंदोलन का मतलब यह है कि किसी धर्म को नीचा दिखाना, अपने धर्म को उसके ऊपर स्थापित करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं सांप्रदायिक आंदोलन। आइए वीडियो पर चलते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पॉइंट सारे क्लियर होंगे। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन का सबसे पहला बीड़ा किसने उठाया, तो सर सैयद अहमद खान ने उठाया। जी हाँ, इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं, उसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में भी जानेंगे। बस आप लोग मुझे 15 से 20 मिनट दीजिएगा, सारे पॉइंट आपके मैं क्लियर करके आपके सामने रख दूंगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जाके सर्च करें या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अलीगढ़ आंदोलन क्यों लाया गया, तो इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया, प्रत्येक धर्म अपने धर्म में सुधार की बात कर रहा है, कुरीतियों को बाहर करने की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन हुए, सर सैयद अहमद खां। प्रवर्तक का नाम जरूर याद रखें। इनका यदि हम बात करें, इनका पर्पज क्या था, इनका रवैया क्या था, तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा को ये सपोर्ट कर रहे थे और सरकार के साथ सहयोग का भाव ये बनाए हुए थे। जी हाँ, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, देखिए होता क्या, यदि आपको फायदे की जरूरत है तो अगले इंसान को आप सपोर्ट करोगे। जी हाँ, अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो इनका प्रमुख उद्देश्य रहा इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और मुस्लिमों को किससे जोड़ना, अपने इतिहास को पढ़ते हुए पाश्चात्य सभ्यता से भी जोड़ना, पश्चिमी सभ्यता को भी लेकर आना और उन्हें आधुनिक करना। इस तरह से इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करना, यही इनका मेन पर्पज था। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम धर्म था, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग रहा करते थे, ऐसा हमें इतिहास का डाटा बताता है। लेकिन जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वे आधुनिकता से बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद परिचित हुए और उनमें शिक्षा का जो था प्रवाह धीरे धीरे होने लग गया। जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें आधुनिक विश्व से जोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने की वरीयता दी। ऐसे पॉइंट लेकर
देखकर चलेंगे, चीजें क्लियर होगा। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया कि लोग अंग्रेजी को पढ़ेंगे तो वहां की पुस्तकें, वहां के नॉवेल पढ़ेंगे, वहां की संस्कृति के बारे में समझेंगे। किसकी मैं बात कर रहा हूं? यूरोप की बात कर रहा हूं, पश्चिमी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, इसी पर्पज से इन्होंने 1864 में कलकत्ता में, जिसे आज आप लोग कोलकाता बोलते हैं, वह कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सर ये साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी? साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब था एक तरह से ट्रांसलेटर, अनुवादक, मतलब कि जो यूरोप के नोवेल वगैरह हुआ करते थे, वहाँ की जो कृतियाँ हुआ करती थी, वहाँ के जो ग्रंथ, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ें वहाँ की फेमस पुस्तकें हुआ करती थी वो इंग्लिश में थी, और उन्हें अनुवाद करने का काम किया किसने? तो साइंटिफिक सोसाइटी ने। इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कि पश्चिमी सभ्यता को हम तभी समझ पाएंगे जब वहाँ की भाषा जानेंगे। यदि हम वहाँ की भाषा नहीं जान पा रहे हैं तो कोई एक ऐसी संस्था बना दें, ऐसे लोग रख दें जो उसका ट्रांसलेशन करके हमारी आम बोलचाल की भाषा में हमें एक्सप्लेन कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका उद्देश्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, जो मैंने आपको बताया। 1875 में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। किसकी स्थापना की? 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। आगे चलकर 1920 में यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आपसे पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले क्या हुआ करता था, इसका पहला प्रारूप क्या था स्थापना के समय? तो यह एक स्कूल हुआ करता था, इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। लेकिन इन्होंने बनारस के राजा, जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद, इनका सहयोग लेकर इन्होंने इसकी स्थापना की। सर अचानक से इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, अब यहाँ पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहे हैं? तो इनका उद्देश्य था कि 1885 में स्थित कांग्रेस का पूरी तरह से विरोध करना। कांग्रेस के मत से सहमत नहीं हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने उसका विरोध करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, आगे आप देखेंगे इसी मुस्लिम आंदोलन में भी कुछ आंदोलन आएंगे जो इनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ और इससे मानने वालों के खिलाफ, और पैट्रियाटिक सोसाइटी का ये विरोध करेंगे और कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इन्होंने स्थापना की पैट्रियाटिक सोसाइटी की। 1885 में स्थापित कांग्रेस का विरोध करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसके सहयोग से? तो बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जानना है कि सर सैयद अहमद खान का नेतृत्व क्या था, इनका व्यक्तित्व क्या था, इनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं थी, तो इनकी एक पुस्तक है तहजीब उल अखलाक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सभ्यता और नैतिकता। इसे आप लोग परचेज करिए, पढ़िए, अभी भी उपलब्ध है ये। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में सही तरीके से पता लग जाएगा। इनकी एक कृति है, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि तहजीब उल अखलाक के लेखक कौन है या इसका निर्माण किसने किया था, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। इनकी विचारधारा थी कुरान की उदार व्याख्या करना। कुरान की उदार व्याख्या करना इनकी प्रमुख विचारधारा रही कि कुरान को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना इनका उद्देश्य था, जिससे कि इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ये मैंने आपको बताया कि जो इस्लामी समाज थे, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हुआ करते थे, तत्कालीन समय में वे उतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे। आज भी आप देखेंगे ना तो मुस्लिम वर्ग में बहुत ही कम लोग आपको शिक्षित मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वे अशिक्षित हैं, वे शिक्षित हैं। लेकिन हिंदू धर्म की बात करें, यदि हम बात करें ईसाई धर्म की, यदि हम बात करें क्रिश्चियंस की, बौद्धिस्ट की, जैनिस्ट की, तो उनमें से सबसे कम साक्षरता आपको मुस्लिम वर्ग में ही मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? यही सारी चीजें, क्योंकि इतिहास से ही चीजें, उन्हें पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट ना हो, कोई व्यापार ज्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, अपना अपना पर्पज है देखने का। जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अहमदिया आंदोलन पर। अहमदिया भी मुस्लिम धर्म का ही एक अलग से क्या है, जैसे हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है ना, वैसे वहां पर भी अलग अलग वर्ग हैं। तो अहमदिया एक अलग मुसलमान जाने जाते हैं। इनके आंदोलन के बारे में हम जानेंगे, इंटरेस्टिंग है। 19वीं शताब्दी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इस अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस आंदोलन का उपनाम कादियानी आंदोलन था, तो वो था अहमदिया आंदोलन का। क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, खास करके राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना, तो ये आपके प्रीलिम्स का भी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। जी हाँ, इसने जिहाद का पूरी तरह से विरोध किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहरीन ए अहमदिया। किसने लिखी? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। इनके बारे में पढ़ने के लिए आप बहरीन ए अहमदिया का
बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं। इन्होंने खुद को पैगंबर साहब के बाद एक और पैगंबर कहा तथा खुद को कृष्ण का अवतार कहा। ठीक है, जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है कि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना, इसी को हम जिहाद बोलते हैं। जी हाँ, है ना, आप लोग ये जानते होंगे। तो इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने हिंदू धर्म का भी क्या किया? सपोर्ट किया। खुद को कृष्ण का दूसरा अवतार कहा, पैगंबर साहब के बाद अपने आप को दूसरा अवतार कहा। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि इस तरह के वाक्य कौन कहा करते थे? तो वो थे अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, पुस्तक में जाकर पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मैं बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। वहाबी आंदोलन, अब वहाबी आंदोलन को समझिए। इसकी जो प्रकृति थी पुनरुत्थानवादी, यह एक धार्मिक आंदोलन था। कहीं ना कहीं यह सांप्रदायिक आंदोलन हो गया और इसी आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रकृति थी वह धार्मिक प्रकृति थी। ठीक, धर्म को वरीयता दी। इनका उद्देश्य था इस्लाम को पुनर्स्थापित करना। अच्छी बात है, ये अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो राष्ट्रवाद के खिलाफ थी। अभी मैं बताऊंगा आपको, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा गया। इनके प्रमुख कौन थे? तो सैयद अहमद खां राय बरेवली इसके प्रमुख हुआ करते थे। इनका नारा क्या था? देश को दार उल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। काफिरों का मतलब है जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये उनका देश है और हम इसे दारुल इस्लाम, मुस्लिम धर्म के लोगों में कन्वर्ट करेंगे, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को। ये इनका नारा था। तो इस वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन से इन्हें बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिहाद को सपोर्ट किया और इन्होंने दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना करने की बात की। किसने की थी? तो नाम याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन ने यह काम शुरू किया था। इसके प्रमुख कौन थे? सैयद अहमद राय बरेवली। ठीक, इसका मुख्य केंद्र क्या था? बिहार का जो वर्तमान में राजधानी है पटना, इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सांप्रदायिक छवि के कारण यह कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया, वहाबी आंदोलन। मैं मानता हूं कि आप अपने धर्म को वरीयता दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म के लोगों को दबिश देकर, उन पर प्रेशर देकर उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट करवाना, ये पूरे की पूरी तरह से पहले से भी और आज भी हमारे संविधान में लिखा गया है कि पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। इसलिए इसे आम जनमानस के खिलाफ आंदोलन माना गया और इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का दर्जा नहीं दिया गया। किस आंदोलन को? वहाबी आंदोलन को। आइए देवबंद आंदोलन के बारे में सुनते हैं। आप लोग सुनते हैं देवबंदी मुसलमान, उनके बारे में जान लीजिए। 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद ने मिलकर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर पड़ता है, वहां पर एक जगह है देवबंद, वहां पर इन्होंने एक मदरसे की स्थापना की। ध्यान से सुनिएगा, देवबंद आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? 1866 में दो व्यक्ति आते हैं, एक का नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी, दूसरे का नाम था रशीद अहमद। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक स्थान है देवबंद, वहां पर एक मदरसे की स्थापना कर दी। तो इसे नाम दिया गया क्या? देवबंद आंदोलन, क्योंकि स्थान विशेष का नाम था देवबंद। और इसका उद्देश्य क्या था? यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था, मतलब कि मुस्लिम धर्म को अच्छी शिक्षाएं देना, मुस्लिम धर्म को अंग्रेजी शिक्षा से, पाश्चात्य शिक्षा से दूर रखना, उन्हें कुरान के बारे में, हदीस के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना, सभी धरती के लोगों को अपना भाई मानना, मतलब एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलाने की बात इन्होंने की। इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का दर्जा दिया गया है। इनका उद्देश्य था हदीस व कुरान की शुद्ध शिक्षा देना, जो वहाँ पर डायरेक्ट मोहम्मद साहब के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं उसे एक्सप्लेन करना। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहादी भावना, तो ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के अंदर हमेशा यह चीज़ होती है कि जो विदेशी शासक हमारे ऊपर आक्रांता आएगा उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे और उसे हम पूरी तरह से यहाँ से भगा देंगे। तो इनका उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन के विचार इसके विपरीत थे, मतलब जो अलीगढ़ आंदोलन था उसके विपरीत इनकी विचारधारा थी। कैसे? देखिए, समझिएगा। अलीगढ़ आंदोलन का विचार क्या हुआ करता था? वह कहता था कि हम इस्लाम धर्म को आधुनिकीकरण से जोड़ेंगे, सिंपल, अपनी जगह वो ठीक है, और हम अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट करेंगे और हम इस सरकार को भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सरकार के साथ सहयोग की भावना रखेंगे, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। और इसी अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में स्थापित हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था? पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो उसके खिलाफ भी ये लोग अब बात करेंगे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण रूप से विरोध किया, जिसका सपोर्ट इन्होंने किया था, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता का सपोर्ट किया था अलीगढ़ आंदोलन ने।
ठीक। तो इन्होंने इसका विरोध किया और इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी एसोसिएशन के विरुद्ध इन्होंने फतवा जारी किया हुआ था। मतलब कि ये पूरी तरह से आपराधिक है। आप इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं कर सकते जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ हो चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक देश का संगठन हुआ करता था। उसमें क्रांतिकारी आया करते थे, गरम दल, नरम दल, कई बार विभाजन हुआ, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। सब कुछ आगे आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, बस बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी के खिलाफ फतवा जारी किया और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के किसी भी एग्जाम में श्योर होने वाले हैं और आप मेरिट लिस्ट में ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए, मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।